हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी दिखावे से दूर। तो शुरू करें कहानी। कॉलबेल की आवाज़ सुनकर मैंने मैजिक आई में से बाहर देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। बाहर सुमति की बुआ यानी कि मेरी ननद खड़ी थी। उनके आने से मैं हमेशा संकट में पड़ जाती हूँ। मन होता है कि उनसे पहले ही पूछ लूँ कि अक्का, आप यदि मेरे दुख सुख में शामिल होने आई हैं तो आपका स्वागत है, और यदि हर बार की तरह इस बार भी खरी खोटी सुनाकर मुझे दुखी करने आई हैं तो वापस लौट जाइए। किंतु प्रगट में मैं कुछ नहीं कह पाती। दरवाज़ा खोलकर सहज भाव से कहती हूँ, अरे अक्का, आप आइए, अंदर आइए, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अक्का को देखकर मुझे सुमति के डैडी याद आ जाते हैं। उनकी शक्ल अक्का से बहुत मिलती थी। वे अक्का को बहुत चाहते थे। हमारे घर में कोई भी काम अक्का की सलाह के बिना नहीं होता था। कई बार तो मुझे बुरा भी लगता था, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ अक्का ही है। अक्का ने पानी पीकर बिना किसी भूमिका के कहा था, राजमणि, सुना है सुमति की शादी हो रही है? हाँ अक्का, आपने ठीक ही सुना है। शादी 4 दिन बाद है। मैं आज आपके पास आने ही वाली थी। मैंने सफाई दी। राजमणि, मैं सुमति की सगी बुआ हूँ, किंतु उसकी शादी की सूचना मुझे दूसरे लोगों से मिली है। भाई की मौत के बाद तो तुमने हमें परायों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। फिर तनिक रोष से बोली थी, अपनी बिरादरी में योग्य लड़कों का अकाल पड़ गया था क्या, जो दूसरी बिरादरी में शादी कर रही हो? सुना है दोनों में काफ़ी दिनों से दोस्ती थी। बेटियां तो हमारी भी थीं, लेकिन हमने उन्हें इतनी आज़ादी कभी नहीं दी कि गैर लड़कों के साथ घूमती फिरें। सुमति के फूफा जी तो बहुत नाराज़ हैं। बिरादरी वाले आकर मुंह पर थूक रहे हैं उनके। मुझे भी गुस्सा आ गया था। फिर भी स्वयं को संयत करते हुए मैंने कहा था, अक्का, मुझे जाति बिरादरी वालों के कहने सुनने की चिंता नहीं है। उनका तो काम ही किसी न किसी की टांग खिंचाई करते रहना है। किंतु अफसोस ये है तो बस यही कि आप अपनी होकर भी कभी हमारे साथ नहीं रहीं। एक शहर में रहकर भी साल 2 साल में कभी मिलती हैं और शिकवे शिकायत करके मन को घायल कर जाती हैं। अपनी बिरादरी से बाहर शादी करने का मुझे कोई शौक़ नहीं था, किंतु इन बिरादरी वालों को मैं मुँह मांगा दहेज नहीं दे सकती थी। इसीलिए मैं अपनी योग्य बेटी के लिए योग्य वर न पा सकी। बिरादरी वालों से क्या शिकायत करूं, वो तो गैर थे, लेकिन आप तो सुमति की सगी बुआ थीं। अपने यहाँ बुआ के बेटे से शादी होना आम बात है। आपके 3 शादी योग्य बेटे होते हुए भी आपने कभी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा। राजमणि, ये तो तुम ठीक नहीं कह रही। मैंने तो रघु के लिए सुमति का रिश्ता मांगा था। हाँ अक्का, आपने सुमति को मांगा था, पर अपने विदुर बेटे के लिए, जिसकी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर मर गई थी। विदुर से शादी करने के बदले मैं अपनी बेटी को कुंवारा रखना या फिर दूसरी जाति में देना ज़्यादा पसंद करूँगी, और वही मैंने किया भी है। अक्का, जब तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई थी उस समय स्मृति 8 वर्ष की व सुमति 7 वर्ष की थी। ये तो अच्छा हुआ मुझे उनके ऑफिस में ही नौकरी मिल गई, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाती। मैंने घर में रूखा सूखा खा और खिलाकर आधुनिक युग की सुविधाओं से दूर रखकर अपनी बेटियों को ऊंची शिक्षा देने का स्वप्न देखा था। जगह जगह बच्चों की इच्छाओं को मारा था। शिक्षा के अतिरिक्त हर खर्चे में कटौती करके बच्चों के भविष्य के लिए अधिक से अधिक धन जमा करना चाहा था। किंतु क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब थी। इस बीच स्मृति को ब्लड कैंसर हो गया। सब जमा पूंजी उसके इलाज में खर्च हो गई, फिर भी उसको बचाया नहीं जा सका। अब मेरी एक ही बेटी है और मैं उसको हर तरह से खुश देखना चाहती हूँ। अपने भाई को याद करके अक्का रोने लगी थी। राजमणि, तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा, किंतु ये सच है कि सुमति को मैं अपनी पुत्र वधू बनाना चाहती थी, किंतु नए ज़माने के मेरे इन बेटों ने रक्त संबंधों में शादी करने से इनकार कर दिया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु उनके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना। जाने दो अक्का इन पिछली बातों को। मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आज आपने जब जाति बिरादरी की बात की तो आपसे इतना कह गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब आप इस जिम्मेदारी को निभाने में मेरा साथ दो। वैसे अक्का, विशाल बहुत अच्छा लड़का है।
बहुत वर्ष पहले किसी दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। भाई ने ही उसे सहारा दिया था। शादी के बाद भाभी ने नहीं टिकने दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति की कमाई उसके छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो। उसके तानों से परेशान होकर विशाल ने घर छोड़ दिया था। उसने पार्ट टाइम नौकरी की, ट्यूशन्स की और पढ़ाई जारी रखी। आज जब वो बैंक में काम कर रहा है तो बिरादरी वाले दहेज का लालच देकर शादी के लिए पीछे पड़े हैं। उसकी भाभी भी अब अपनी बहन की शादी उससे कराना चाहती है। आप तो जानती ही हैं मारवाड़ियों में कितना दहेज चलता है, किंतु उसने सुमति के लिए सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया है। वो सुमति से शादी करना चाहता है और 2 वर्षों से मेरी सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है। एक मैं हूँ जो अब तक जाति व प्रांतीयता के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, किंतु जल्दी ही अपनी बिरादरी वालों के व्यवहार से मेरा मोह भंग हो गया। मेरा मन मुझसे ही बगावत कर बैठा। सच अक्का, चिराग लेके ढूंढो तब भी अपने यहाँ विशाल जैसा निर्लोभी लड़का मिलना मुश्किल है। सुमति भी उसे चाहती है। अब मैंने उन्हें शादी की स्वीकृति दे दी है। लेकिन राजमणि, शादी हमारे रीति रिवाजों से नहीं तो विशाल के रीति रिवाजों से ही कर देती। इन मारवाड़ियों में तो शादी बड़े धूम धड़ाके बैंड बाजों के साथ होती है। आर्य समाज मंदिर में शादी करने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे तो ये गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल लग रहा है। शादी में कोई रौनक ही नहीं होगी। अक्का, वो धूम धड़ाके वाली शादी करने की हमारी औकात नहीं है। अभी मेरी सहेली की बेटी की शादी हुई है। वो बता रही है कि करीब 50,000 तो मैरिज हॉल, स्टेज, मंडप की सज्जा, रोशनी व तमाम ऊपरी तामझाम में लग गए। खाना पीना, दान दहेज सब अलग था। इतना तो विशाल और सुमति मिलकर 2 सालों में बचा भी नहीं पाए होंगे। मेरे पास भी इतना कहाँ है। ये सब तो रईसों के चोचले हैं। हम सीमित साधनों वाले लोग उनकी नकल करके फिजूल खर्ची करते हैं। यदि इस धन को बचाकर बेटी को नई गृहस्थी बसाने के लिए दिया जाए तो अधिक अच्छा है। लेकिन अक्का, हम लड़की वाले इस तरह की फिजूल खर्ची तभी रोक सकते हैं जब वर पक्ष के लोग भी साथ दें। इस तरह की फिजूल खर्ची न होने देने का पूरा श्रेय विशाल को जाता है। उसने ही कहा था, मम्मी, ना आपके पास इतना पैसा है ना मेरे पास, फिर इस दुनिया को दिखाने के लिए उनकी नकल क्यों करें। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कोर्ट में मैरिज करना चाहता हूँ। लेकिन अक्का, मेरा संस्कारी मन बिना धार्मिक अनुष्ठान की इस शादी के लिए तैयार नहीं हो पाया। मैंने कहा, बेटा, फिजूल खर्चा तो हम आर्य समाज मंदिर में वैदिक मंत्रों के बीच शादी करके भी रोक सकते हैं। विशाल को मेरा ये सुझाव पसंद आ गया। राजमणि, शादी की और क्या क्या खरीदारी कर ली? तुम सुमति को क्या दे रही हो? विशाल की तरफ से क्या गहने कपड़े आ रहे हैं? अक्का, मुझे जो कुछ देना था मैंने सुमति को कैश में दे दिया। अब शादी की इस खरीदारी में विशाल का खर्च हो रहा है या मेरा या सुमति का, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस समय भी सुमति विशाल के साथ बाजार गई हुई है। उन दोनों को नई गृहस्थी बसानी है, अतः उनको क्या चाहिए क्या नहीं दोनों सोच विचार कर खरीदारी कर लें। ये जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंप दी है। सुमति बहुत समझदार हो गई है। बचपन से कलर्ड टीवी के लिए जिद करने वाली ये लड़की अपने घर के लिए ब्लैक एंड वाइट पोर्टेबल टीवी लाई है। कहती है, हम दोनों नौकरी वाले हैं, टीवी देखने की फुर्सत किसके पास है। हमारे लिए कलर टीवी से ज़्यादा ज़रूरी फ्रिज है, पहले वही लेंगे। वो गहनों और भारी साड़ियों पर भी बहुत पैसा खर्च नहीं कर रही। कहती है, भारी साड़ी अधिक काम नहीं आती और अधिक जेवर पहनने का मतलब है जान व माल दोनों को खतरा। अभी तो घर की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करनी है। जब फालतू पैसा होगा तो गहनों के बारे में सोचूंगी। लड़की सचमुच बहुत प्रैक्टिकल है। राजमणि, शादी का क्या प्रोग्राम है? अक्का ने पूछा था। आज से 4 दिन बाद यानी 25 तारीख को सुबह 8 बजे आर्य समाज मंदिर में विवाह संपन्न होगा। दोनों तरफ के करीब 20-25 लोग इसमें शामिल होंगे। उसी दिन शाम को 4 बजे विशाल ने अपने घर के बाहर लॉन में टी पार्टी का इंतज़ाम रखा है, जिसमें खास दोस्त, निकटतम रिश्तेदार व परिचित सम्मिलित होंगे। यही उनकी शादी का रिसेप्शन होगा। एक बात पूछूं अक्का, हमारे ननद भाभी के रिश्ते को भूलकर आप एक संवेदनशील महिला व बेटी की माँ की दृष्टि से सोचकर बताइए कि जो कुछ मैंने किया क्या कुछ गलत किया? राजमणि, वर्तमान परिस्थितियों में तुम्हारा ये अंतर्जातीय विवाह का निर्णय बिल्कुल सही था। परंपरागत तरीके से हटकर शोर शराबे व फिजूल खर्ची के बिना हो रही इस शादी का मैं स्वागत करती हूँ। तुमने ठीक ही कहा,
शादी में हम जो कुछ खर्च करते हैं उसका 25% धन तो झूठी शानो शौकत और दिखावे में ही खर्च हो जाता है। उस धन से तो एक नई गृहस्थी बच सकती है। सीमित साधनों वाले लोगों को अमीरों की नकल न करके इस फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। पाँव उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। रही बात लोगों के कहने की, तो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी सुमति आ गई थी। अक्का ने भाव विभोर होकर सुमति के माथे पर एक चुम्बन अंकित करके उसे गले से लगा लिया था। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी दिखावे से दूर। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।